साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो बहुत कॉमन है बट किसी ने हमको आज तक पढ़ाया नहीं, और चर्चा करेंगे आपके उन बेसिक क्वेश्चंस की भी जो यूजुअली इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, पर चूँकि अनआंसर्ड रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हमेशा रहती है। और ये चीज़ें बहुत छोटी हैं करेंगे तो, और अगर नहीं करेंगे तो कोई भी आपको रिजल्ट वैसे ही नहीं मिल रहा है। साथियों बात की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आऊँगा फैक्ट्स के ऊपर, फिर आऊँगा क्वेश्चंस पे, फिर उनके समाधान के ऊपर। मिस्टर ए का विवाह हुआ मिस बी के साथ। शादी जो है लंबे टाइम तक चली, पर इनके बीच डिस्प्यूट क्रिएट हुए और इन्होंने प्लान किया म्यूचुअल डिवोर्स। और म्यूचुअल डिवोर्स एक अच्छी रेमेडी है कि जहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं वहाँ आप मैरिज को ईजिली डिसॉल्व कर सकते हैं विदाउट इम्प्यूटिंग एलिगेशन। इन्होंने क्या करा कि कंसर्न कोर्ट में जाकर म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन जो है फाइल करी और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है सेटल किया। बात को हम आगे समझें, अपने ही नोट्स में आप एक बात को लिख लें कि जब भी आप डिवोर्स को या म्यूचुअल डिवोर्स को फाइल कर रहे हैं तो एक बड़ा कन्फ्यूज़न वहाँ रहता है कि हम डेट ऑफ सेपरेशन से 1 साल काउंट करें फाइलिंग के लिए या डेट ऑफ मैरिज से काउंट करें 1 साल फाइलिंग के लिए। तो आप सेक्शन 14 को पढ़ लीजिएगा, ये बात मैं कर रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की। वहाँ पर जो मैंडेटरी प्रोविज़न है वो ये कहता है कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स को या डिवोर्स को प्लान कर रहे हैं तो डेट ऑफ मैरिज से आप 1 साल के भीतर केस डिवोर्स का फाइल नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स डिवोर्स की डेट के 1 साल बाद, जैसे मान लीजिए डेट है 22/2/2015, तो आप 23 फरवरी 2016 को डिवोर्स फाइल करने के लिए एलिजिबल है। क्लियर हो गया आपको। तो कुल मिला के डेट ऑफ सेपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ऑफ मैरिज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले फाइल करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी और विशेष परिस्थितियाँ बतानी होंगी, जिसके लिए आप धारा 14 सब क्लॉज 2 हिंदू मैरिज एक्ट पे जो है रिलाई कर सकते हैं। क्लियर है। चीज़ें आसानी से बता रहा हूँ, वो आपको समझनी होगी और एफिशिएंटली आपको वर्कआउट करते हुए उस पर आगे बढ़ना होगा। और एक बात जो है आप गांठ बांध कर रख लो कि जब भी कोई ड्राफ्टिंग आप कर रहे हो उसमें रीज़न होने चाहिए, प्लॉजिबल भी और एक्सप्लेनेबल भी। अगर वो नहीं है और आप सामान्य तरीके से ड्राफ्टिंग करके पिटिशंस को पेश कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप केस को हार जाओगे। तो इस बात का जो है विशेषता आप ध्यान रखें। साथियों यहाँ पर जो म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन था उसके फाइलिंग होने के बाद मिस्टर ए को किसी ने कहा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस केस के अंदर आपने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कराने के लिए कोई अर्जी ही फाइल नहीं करी और ना ही कोई प्लीडिंग आपके मेन परिवार में है। इनको टेंशन हो गई कि अगर ये अर्जी फाइल नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। किसी ने कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। किसी ने कहा कि ये कंपलसरी है, आपने अगर नहीं कराया इसको निरस्त तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर मिस्टर ए जो है परेशान हो गए। पर जो परेशानी थी वो अपनी जगह ठीक है, बट हमने स्क्रूटनी करी क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहली बात कि क्या मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कराना अज्ञापक है? अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा? देखो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप कैंसिल नहीं कराते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैंसिलेशन अज्ञापक नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन में जो है अज्ञापक नहीं है, मियर सेक्शंस बने हुए हैं, पर अभी तक सरकार का कोई जोर नहीं है कि आप मैरिज को जो है रजिस्टर्ड कराएं। पर रजिस्टर्ड अपन क्यों कराते हैं कि बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि धोखेबाजी हो जाती है कि लड़का ये कहता है कि साहब शादी मेरी हुई नहीं है, या लड़की बोलती है कि शादी मेरी हुई नहीं है। तो उस फैक्टम को डिसॉल्व करने के लिए या उस बात को रूल आउट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मैरिज को जो है रजिस्टर्ड कराएं। इसके 3 फ़ायदे होते हैं, ये मैंने खुद ने भी देखे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि एक डॉक्यूमेंट जो है सरकारी वो आपको मिलता है जो कि एडमिसिबल है सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट में। कभी कोई इशू आ गया आधार कार्ड में या कोई बैंक खाता खोलना तो उसमें डॉक्यूमेंट जो है बहुत काम का है। इससे एड्रेस वेरिफिकेशन बनता है और ये लेडी जो है किसकी पता नहीं है उसका भी पूरा प्रूफ बनता है, या आपका स्पाउस कौन है इसका पूरा प्रूफ बनता है। दूसरी बात, जो ये डॉक्यूमेंट है इन केस ऑफ डिस्प्यूट काफ़ी काम आने वाला है, जिससे आप मैरिज को ईजिली प्रूव कर सकते हो विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चनिंग। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सरकारी है और लोक दस्तावेज है, सेक्शन 57-58 इंडियन एविडेंस एक्ट के जो है प्रोटोकॉल लागू हो जाएंगे। और तीसरी बात, जब तक ये डॉक्यूमेंट डिसॉल्व नहीं होगा तब तक ये अस्तित्व में रहेगा। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो निरस्त करवा सकते हैं, पर अगर निरस्त नहीं करवाएं तो उसके कोई बेटर कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करने होंगे और कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है कानून में यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो निरस्त करवाना तो क्या होगा उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम केस स्टडी को जो है बांटते हैं दोस्तों में। सबसे पहला सा कि हम जब ये प्लान कर रहे हैं कि हमें डिवोर्स फाइल करना है तब हमें क्या प्रेयर जो है करनी है। जब आप सिंपल म्यूचुअल डिवोर्स या डिवोर्स जो है प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर पक्षकार नंबर 2 जो है मैरिज ऑफिसर कंसर्न अथॉरिटी का जो है या कॉरपोरेशन का जो है जिसका पूरा पता लिख के उसे पक्षकार बनाइए। और उस पिटिशन में आपको ये प्रेयर करनी है कि डिक्री ऑफ डिवोर्स होते ही
कंसर्न जो मैरिज ऑफिसर है, जिसको हमने रेस्पोंडेंट नंबर 2 कहा है, उसको डायरेक्शन दीजिए कि इस सर्टिफिकेट को निरस्त कीजिए, इसका इंदराज जो है रिकॉर्ड में कीजिए, ताकि हम इसकी कॉपीज़ जो हैं नियमानुसार प्राप्त करके अपना जो मोटिव है उसको हम सेटिस्फाई कर सकें। साथियों, एक बात जो है समझिएगा कि जो ये प्रेयर है ये जेन्युइन प्रेयर है। अगर ये प्रेयर की जा रही है तो कोर्ट को उस आवश्यक पक्षकार को नोटिस जारी भी करने होंगे, और जैसे ही डिक्री होगा तो उसको इन्फॉर्म भी करना होगा कि चूँकि ये मैरिज जो है डिसॉल्व हो चुकी है, मैंने डिक्री बना दिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में जब मैरिज ही नहीं है तो सर्टिफिकेट को भी जो है आप निरस्त करें ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। तो यूजुअली ऑर्डर हो जाते हैं। पर जहाँ आपने डिवोर्स पिटिशन जो है फाइल कर रखा है तो आपको 2 प्रोटोकॉल जो है लेने होंगे। सबसे पहली बात, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कि जो म्यूचुअल डिवोर्स केस है उसमें अमेंडमेंट्स लेके आने होंगे आपको एज़ पर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ CPC। और इसके अलावा ऑर्डर 1 रूल 10 CPC में आपको एक अर्जी फाइल करनी होगी, और जो ये मैरिज ऑफिसर है, चूँकि आवश्यक पक्षकार है, उसको पार्टी बनाना है, और जो प्लीडिंग रह गई है उसको भी जो है इंसर्ट करना है। क्योंकि प्लीडिंग दोनों केस में सेम है, चाहे आप डिवोर्स फाइल करें चाहे म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करें, कि स्पेसिफिक प्रेयर वही कि जो ये सर्टिफिकेट है इसको निरस्त कर देना है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चूँकि प्रशासनिक अथॉरिटी कोई डॉक्यूमेंट जारी करती है तो जब तक फ्रॉड नहीं है वो उस डॉक्यूमेंट को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई मैरिज है वो डिसॉल्व होने वाली है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस स्थिति में कंसर्न कोर्ट से ही प्रेयर करना होगा, और कंसर्न कोर्ट के आदेश के बाद ही ये डॉक्यूमेंट जो है वो निरस्त होगा। साथियों, ऐसा करने पर कोर्ट जो है आपकी अर्जी अलाउ करेगा 100%, क्योंकि अपोजिट पक्षकार तो उसको अपोज करेगा नहीं। और उसके बाद जैसे डिग्री करेगा वो डायरेक्शन देगा कंसर्न रेस्पोंडेंट नंबर 2 को, मीन्स मैरिज ऑफिसर को, कि भाई इस मैरिज को जो है डिसॉल्व होने के कारण से आप सर्टिफिकेट को जो है निरस्त कर देना। अब साथियों, आखिरी बात पे आता है कि जब हम अर्जी फाइल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा और किस तरह से हमें ये लिखना होगा। आपको प्लीडिंग बताऊं या अर्जी बताऊं, पैटर्न दोनों में सेम है, केवल यही पैर आपको जोड़ देना है कि शादी जो रेस्पोंडेंट मीन्स अपोजिट पार्टी से हुई थी, जो कि दिनांक उसको लिख दीजिए को हुई थी, को हम डिसॉल्व करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन जो है पेश है। और पक्षकारों के बीच ये भी तय हुआ कि इस सर्टिफिकेट को, जिसका क्रमांक सो है, और ये सर्टिफिकेट जो है, जो अथॉरिटी है उसका नाम मेंशन कर दीजिए, के द्वारा जारी किया गया है, को निरस्त करवाना आवश्यक है। जिसके लिए पक्षकार चाहते हैं कि जैसे ही कोर्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स जारी करता है तो कंसर्न अथॉरिटी को डायरेक्शन दे देवे, ताकि ये डॉक्यूमेंट भी जो है उस डायरेक्शन की कॉन्सिक्वेंस में जो है निरस्त हो जाए। जब भी आप ये प्रेयर करेंगे तो कोर्ट को डायरेक्शन देनी है 100%। कोर्ट इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है। तो चीज़ें आसान है, समझने वाली है। अगर कर लेंगे तो ईजी रहेगा, नहीं करेंगे तो इधर से उधर जो है भटकते रहेंगे। अब इसी में एक स्टेप और भी ये भी है कि कई बार ऐसा होता है, कोर्ट कहता है कि भाई आपका मैरिज जो है हमने डिसॉल्व कर दिया है, हम जो है जो कंसर्न अथॉरिटी जिसने सर्टिफिकेट जारी किया उसको हम नहीं कहेंगे। आप खुद जाके अपने स्तर पर जो है चाराजोई कीजिए। करना क्या है, आपको डिक्री के बेसिस पे अप्लाई करना है अथॉरिटी के पास जाके, और कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट की मांग करनी है, तब भी काम आपका हो जाएगा। और बिल्कुल ही वो नक्टा बना करते कि नहीं हम तो नहीं करेंगे जी, तो उस सिनेरियो में आपको कोर्ट जाना है, और कोर्ट जाकर आपको सेक्शन 151 CPC के तहत अर्जी फाइल करके डायरेक्शन दिलवाना है कंसर्न अथॉरिटी को, क्योंकि मेरी डिसॉल्व हो चुकी है, जिस कारण इस सर्टिफिकेट को निरस्त फरमाकर इसका इंदिरा जो है रिकॉर्ड में कर दीजिए। उसके बावजूद भी नहीं करते हैं, अड़ जाती है कोर्ट भी, तो फिर लास्ट रेमेडी है आर्टिकल 226 संविधान के तहत। और ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, जो आपके सिविल राइट्स अगर अफेक्ट होंगे तो वहाँ पर हाईकोर्ट जो है इंटरव्यू कर सकती है। वहाँ कौन पक्षकार बनेंगे, एक तो जो मैरिज ऑफिसर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो पार्टी बनेगा, जो आदरणीय जज साहब है फैमिली कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो पक्षकार बनेंगे, और इनके रोल क्या क्या रहे वो बताने पड़ेंगे, और इनको आपने क्या कॉरस्पॉन्डेंस की है वो बताएंगे। वहाँ तो आपको रेमेडी मिल जाएगी, वहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। क्योंकि एक बेसिक सिद्धांत है कानून में, उबी जस्ट इबी रेमेडी, कि जहाँ आपके अधिकार है वहाँ आपकी रेमेडी भी है। तो ये चीज़ें जो है फॉलो करें, ईजी चीज़ है, मैंने आपको ईजी वे में जो है एक्सप्लेन करी है, ताकि आपके राइट जो है वो अफेक्ट ना हो। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।